तरह ये दूसरा स्ट्रैंड नीचे ग्रोथ करेगा। एक स्ट्रैंड हमारे पास ये ऐसा ग्रोथ कर रहा है, ऐसे जा रहा है, जो दूसरा है ना वो इस तरह नीचे ऐसा ग्रोथ करेगा। The two strands of the DNA are anti-parallel to each other. साइटोसिन हमारे पास 20 है, तो हमारे पास गवानीन भी हमारे पास क्या होगा, 20 होगा। ऐसे स्ट्रैंड ऐसे जाएगा, ठीक है। यार आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, चाहे एंट्री पॉइंट के हवाले से एमसीक्यू में भी इस बार आया था, एमडीके 2024 में। हमारे पास एडेनिन, हमारे पास एडेनिन अगर नाइट्रोजनस बेसिस का क्या हो 14% हो, गवानीन का परसेंटेज कितना होगा, यानी ये अपोजिट जाएंगे, यानी अगर एक इस तरफ जाएगा तो दूसरा इस नीचे जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 2 करोड़, एक ये वाला एक ये वाला, एक टन हमारे पास कितने के बराबर है, 3.4 नैनोमीटर। मैंने कहा कि फॉस्फोरिक एसिड अपना OH देगा और जो शुगर है वो अपना H देगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा POC बॉन्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी इस चैप्टर का हार्ट जिसे मैं कहूंगा वो हमारे पास क्या है, वो क्रिक एंड वाटसन मॉडल ऑफ द डीएनए। स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज 3 से 4 तो हर एग्जाम में आने ही आने, चाहे वो एमडीकेट हो, चाहे वो नीट हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम, इससे क्वेश्चन आने ही आने। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी वैल्यूज है, इतने डिस्कवरीज है, इतने आइडियाज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर कि मैं इसे बयान भी अभी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। अब देख ले, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये जो क्रिक वाटसन मॉडल ऑफ डीएनए है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर के ऊपर आपको समझाऊं वो क्या कहता है। क्रिक वाटसन मॉडल वो कहता है कि इस मॉडल की हमारे पास ये डीएनए है ना, वो कहता है डबल स्ट्रैंडेड है। पहली बात वो क्या करता है, वो क्या कहता है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वो कहता है डीएनए हमारे पास क्या है, डीएनए हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। वो पहला बात ये करता है कि डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, हमारा जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है। पहली बात वो अब वो कहता है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है। दूसरी बात ये कहता है, लेकिन इससे पहले एक और बात वो करता है कि हमारा जो डीएनए है ना, अब वो कहता है इसकी लेंथ का भी आपको पता होना चाहिए, वो है 2.2 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2.2 मीटर, ये तो आपको पता हो, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए वैसे भी। ठीक है, डीएनए वो कहता है क्या डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख ले, एक स्टैंड हमारे पास ये वाला है, दूसरा स्टैंड हमारे पास ये वाला है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देख ले, ये जो स्टैंड है ये इस तरफ, इसकी जो ग्रोथ है इस तरफ हो रही है, ये जो दूसरा स्टैंड है वो इस तरफ हो रही है। यानी ये डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। यानी अगर एक देख ले, ये मैं यहाँ पर समझाता हूँ, अगर एक स्टैंड हमारे पास ये ऐसा ग्रोथ कर रहा है, ऐसे जा रहा है, जो दूसरा है ना वो इस तरह नीचे ऐसा ग्रोथ करेगा, ऐसा स्टैंड ऐसे जाएगा। ठीक है, यानी ये अपोजिट जाएंगे, यानी अगर एक इस तरफ जाएगा तो दूसरा इस नीचे जाएगा। तो ये कहता है डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। दूसरी बात क्या की कि हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर एक 3 to 5 ग्रोथ कर रहा है, अभी मैं बताऊंगा कि 3 to 5 क्या है, दूसरा क्या है 5 to 3 ग्रोथ करेगा, अपोजिट एक दूसरे के अंदर। अब ये जुड़े किस चीज से, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देख ले। अब उसने पहली बात तो ये कर दी, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या की, दूसरी बात यहाँ पर वो क्या कहता है, हमारे पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स का मतलब किस तरह है, हेलिक्स का मतलब जीना, जीना को आप जानते हैं सीढ़ी, यानी इसको उर्दू में क्या कहते हैं, जीना कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सीढ़ी, हम इसको सीढ़ी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह स्ट्रक्चर है ये, लेकिन कौन सा हेलिक्स है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, यानी राइट साइड की तरफ ये ग्रोथ करेगा। ये जो स्ट्रैंड जा रहा है ये ऐसे इस तरफ जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है नेचुरली हमारे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया था, यहाँ पर मैं फिर लिखवा रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्या है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। हेलिक्स तो है, हेलिक्स ग्रोथ किस तरफ करेगा, राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, हेलिक्स स्ट्रक्चर तो है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और बात वो करता है, उसने एक और बात की, ये जो डीएनए इसने जो डिस्कवरी की, इससे पहले एक और साइंटिस्ट आया था, इसने तो जो इसके बारे से एक बात बताई थी। 2 साइंटिस्ट थे, यहाँ पर मैं लिखूंगा उनका नाम, यहाँ पर मैं इनका नाम लिखता हूँ। पहले का नाम क्या है, यहाँ पर विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स। क्रिक वाटसन से पहले ये 2 साइंटिस्ट थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से एक्सरे का एक फोटोग्राफ बनाया, जिसे एक्सरे थोड़ा सा वाज़ेह दिखाई दे रहा था। ठीक है, इस डिफ्रैक्शन के बाद फिर अगले वक्त में जो है इसके बाद हमारे पास कौन आया, क्रिक और वाटसन हमारे पास आया। ये उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड किया, ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे ये क्या हुआ, उसने क्या कहा, उसने कहा हमारे पास ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड 2 चीजों से बना है। मैं यहाँ पर उन दोनों को लिखूंगा, दोनों को मैं यहाँ पर लिखूंगा। पहली बात उसने क्या की, कौन चीजों से बना है, उसने कहा शुगर और फॉस्फेट से बना है, शुगर और फॉस्फेट। अब किससे बना है मैं डायग्राम में समझाऊंगा। शुगर और फॉस्फेट ने मिलकर क्या बनाया है हमारे पास, ये जो अफ्राइट है, ये जो हेलिक्स बन रहा है,
ये किससे बना है? अफ्राइड, अफ्राइड फॉर्मेशन ये करेंगे, शुगर और फॉस्फेट, अफ्राइड इसको हम कहेंगे, ठीक है, अफ्राइड, ये क्या है? अफ्राइड, ठीक है। अब आगे उसने कहा यहाँ पर इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर क्या है? ये बॉन्डिंग। अब देख ली यहाँ पर इन दोनों को जो जोड़ा रखा है ये कौन करवाएगा? यहाँ पर नाइट्रोजनियस बेसिस, यानी मैं क्या कहूंगा, जो बेसिस हमारे पास है नाइट्रोजनियस बेसिस, नाइट्रोजनियस बेसिस हमारे पास क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? रंग्स बनाएंगे। इन दोनों के दरमियान हमारे पास रिंग्स बनाएंगे, रंग्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए के मॉडल हम पढ़ रहे हैं, तो रंग्स में हम जो है यूरासिल को नहीं लाएंगे, फिर यहाँ पर रंग्स में हम 4 लाएंगे। एडेनिन होगा तो थाइमिन आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। साइटोसिन आएगा तो गवानीन आएगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये 2 बातें हमने करनी है। यहाँ पर हम यूरासिल की जो बात है ना, यूरासिल को हम जो है यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम ये 2 पढ़ेंगे। अब उसने क्या बात की, उसने कहा शुगर और फॉस्फेट से बनाई, लेकिन बना किस तरह है? लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, इससे पहले कि हमारे पास डीएनए का अगर आपसे कोई पूछे कि एक टर्न हमारे पास, एक टर्न को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, उससे पहले एक टर्न होता कितना है? यहाँ से लेकर ये जो यहाँ पर ये पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से जो जुड़ रही है एक दूसरे के साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन 2 करोड़, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को साथ मिलकर हम इसको एक टर्न कहेंगे, 1 टर्न इसको कहेंगे। एक टर्न हमारे पास कितने के बराबर है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कितना है 1 टन, हमारे पास 3 नैनोमीटर। इसके अंदर कितने बेसिस है? 20 नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास आएंगे, यानी 1 2 3 4 इस तरह, ये देखो ऐसा 20 आएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं समझाऊंगा किस तरह है। यहाँ पर 20 नाइट्रोजनस बेसिस इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपसे फिर कोई ये भी पूछे कि इनके दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, आपने यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? आपने कहना है कि हमारे पास 0.34 नैनोमीटर। क्या है? 0.34 नैनोमीटर। ये चीज आपने जो है वैसे भी याद रखने हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं इस स्ट्रक्चर की तरफ कि शुगर और फॉस्फेट हमारे पास कैसे यहाँ पर जो है इनकी डिजाइनिंग इनकी किस तरह होती है। यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रा करूंगा, एक शुगर को मैं ड्रा करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है? एक शुगर है। यहाँ पर भी मेरे पास एक शुगर है। यहाँ पर मैंने क्या ड्रा किया? एक शुगर है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया? एक शुगर को ड्रा किया। अब अभी देख ली यहाँ पर क्या हुआ? एक शुगर है। अब यहाँ पर देख ली इस शुगर का यहाँ पर क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है। इस शुगर का भी हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ इस शुगर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या? फॉस्फेट है, ठीक है। यहाँ पर इस शुगर के ऊपर हमारे पास क्या है? फॉस्फेट है। इस शुगर का जो हमारे पास OH है ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास? OH इस कार्बन नंबर 3 पर है, ठीक है। मैं OH की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका भी हमारे पास क्या है? कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है। ये एक शुगर है, ये दूसरा शुगर है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होता है कि पहले मैं एक रंग बनाऊंगा, ये जो 1 वाला है, ये फर्स्ट वाला, मैं पहले उसको यहाँ पर लिखूंगा कि वो कैसे बनेगा। यहाँ पर आप नीचे इसको देख लीजिए, OH है ना हमारे, मैंने पिछले डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड वाला है, आपने वो टॉपिक जरूर देखना अगर आपने ये वाला समझना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर जो दूसरा वाला शुगर है, यहाँ पर एक और शुगर आया, यहाँ पर क्या है? एक और शुगर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक और शुगर। अब इस शुगर का हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 5, इस कार्बन नंबर 5 पर क्या मौजूद है? फॉस्फेट। इस फॉस्फेट के साथ क्या मौजूद है? OH मौजूद है। क्या मौजूद है? इस फॉस्फेट के साथ OH मौजूद है। यहाँ पर मैं इसको फिर से ड्रा करूंगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर क्या है? एक OH हमारे पास मौजूद है, किसका है? शुगर का है। यहाँ पर फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड का क्या हमारे साथ क्या है? फॉस्फोरिक एसिड के साथ हमारे पास OH मौजूद है। ये फॉस्फोरिक एसिड खुद किस पर अटैच है? कार्बन नंबर 5 पर मौजूद है। ये कार्बन नंबर 5 कौन सा वाला है? ये कार्बन नंबर 5 है, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पर ये इसको बड़ा ड्रा किया है। अब ये क्या करेगा? ये जो शुगर वाला है, ये शुगर का OH है, ये फॉस्फोरिक एसिड का OH है। ये मैंने समझाया किस तरह, मैंने कहा कि फॉस्फोरिक एसिड अपना OH देगा और जो शुगर है वो अपना H देगा। यहाँ से बॉन्ड बनेगा POC बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? POC बॉन्ड, ठीक है, POC बॉन्ड। यहाँ पर मैं अभी इसको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह बनेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फास्फोरस है ना, फास्फोरिक एसिड अपना OH देगा, ये अपना H देगा। अब बॉन्ड किस तरह बनेगा? बॉन्ड जो बनेगा यहाँ पर आप देख ले, ये देखिए, ये देखिए PO, फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, यहाँ पर अपना जो कार्बन मौजूद है, कार्बन नंबर 3 पर, तो POC बॉन्ड बना है, ठीक है। POC बॉन्ड हमारे पास बन गया। ये दो न्यूक्लियोटाइड इस तरह मिल गए। इसी तरह नीचे भी आप जब आओगे, नीचे जब आप आओगे, नीचे भी हमारे पास इसी तरह होगा, ठीक है। नीचे भी हमारे पास यहाँ का OH मिलेगा, यहाँ का OH होगा, यहाँ का फास्फोरस होगा, फिर ये हमारे पास मिलेंगे। फिर हमारे पास क्या बनेगा? मैं यहाँ पर फिर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट में लिखूंगा। यहाँ का जो है वो होगा, यहाँ का फास्फोरस होगा, और ये हमारे पास किस एक शुगर के ऊपर होगा। ये हमारे पास क्या है? एक शुगर के ऊपर। अब यहाँ पर ये स्ट्रैंड भी अभी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रैंड अभी क्या आगे बढ़ रहा है, ये देखिए, ये स्ट्रैंड हमारे पास क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है।
ये इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस है कार्बन नंबर 1, ये एक स्ट्रैंड होगा। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड भी इसके अपोजिट बढ़ेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर आप देख ले, ये एक और स्ट्रैंड है। अब यहाँ का इसका क्या है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इसका क्या है, ये देख ले, कार्बन नंबर 3 का OH है। अब यहाँ पर देख ले, अब यहाँ पर मिलेंगे किस तरह, ये जो दो नाइट्रोजनस बेसिस है। अब मैंने क्या कहा, नाइट्रोजनस बेसिस अगर मैंने कहा अगर ये एडेनिन हो जाए तो यहाँ पर लाजमी तौर पर थाइमिन आएगा। पहली बात तो ये हमारे पास क्या आएगा, थाइमिन आएगा, ठीक है। थाइमिन आएगा तो फिर कौन डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड हमारे पास बनेगा। ये दो नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। अगर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस की जगह यहाँ पर अगर यहाँ पर साइटोसिन आ जाए, यहाँ पर अगर साइटोसिन आ जाए तो यहाँ पर आएगा गवानीन। फिर बॉन्ड कौन सा बनेगा, बॉन्ड हमारे पास जो बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मैंने माना कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा लेकिन ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर दो बॉन्ड, यहाँ पर साइटोसिन और गवानीन 3 बॉन्ड बनाएंगे, एडेनिन थाइमिन 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो ये एक रिंग हो गया, ये दूसरा रिंग हो गया। मेरा को क्या बताया, मैंने कहा यहाँ पर जो फास्फोरस है ना, इसका भी इसी तरह है। ये देख लीजिए, इसका जो फास्फोरस है वो भी इस OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास POC बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, मैं यहाँ पर एक फिर से बड़ा लिख लेता हूँ, POC बॉन्ड बनेगा, POC बॉन्ड बनेगा, ठीक है। POC बॉन्ड ये हमारे पास ये वाला। अब देख ले यहाँ पर आगे जाकर, यहाँ पर अभी और मिसाल और शुगर आ रहे हैं, ठीक है, और शुगर आ रहे हैं। अब देख ले यहाँ पर इसका नाइट्रोजनस बेस भी मौजूद है। अब यहाँ पर ये वाले भी बनाएंगे, अभी देख ले, ठीक है। अभी इनके दरमियान इसी तरह जो बॉन्डिंग बन रहा है, ये देखिए एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। यानी इस तरह होगा कि अगर ये 3 to 5 मूव करेगा, यानी यहाँ पर कार्बन नंबर, अगर कार्बन नंबर 5 पर फास्फोरस है तो यहाँ का कार्बन नंबर 3 OH होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का अगर कार्बन नंबर फास्फोरस है तो कार्बन नंबर 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बन नंबर 3 का OH आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आखिरी होगा फिर क्या होगा, फास्फोरस होगा। यानी देखिए यहाँ पर आखिरी OH है, यहाँ पर फास्फोरस आएगा, यहाँ पर पहला फास्फोरस है तो पहला इधर OH आएगा। ये इसको आप इस तरह उल्टा जब करेंगे, मैंने समझाने के लिए इस तरह समझाया, लेकिन जब मैं इसको उल्टा करूंगा फिर क्या होगा, फिर ये हमारे पास इस तरह स्ट्रैंड बनेगा, और ये हमारे पास डीएनए का एक पूरा जो है मॉडल बन गया। फिर एक और बात आप इस हवाले से देख लें, ये जो मॉडल है ये तो ठीक है, आपको समझ आ गया कि कैसे डबल बॉन्ड बनता है, कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मैं इसको एक सिंपली आपके सामने यहाँ पर फिर से ड्रा करता हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर को आपको फिर मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास एक शुगर होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक शुगर होता है, ठीक है। शुगर के साथ क्या अटैच है, नाइट्रोजनियस बेस अटैच है, नाइट्रोजनियस बेस अटैच है, ठीक है। या तो आपको बात समझ आ गई। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनियस बेस, और इसके साथ क्या है, शुगर है, ठीक है, शुगर मौजूद है। और इसके साथ अपना क्या मौजूद है, फॉस्फेट। यहाँ पर इसका अपना क्या मौजूद है, फॉस्फेट। अब यहाँ पर आप देख ले, इन दोनों ने जो बॉन्डिंग बनानी है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनना है। ये देख ले, ये शुगर है। अब शुगर और शुगर जो है अपने नीचे वाले शुगर के साथ किसके जरिए अटैच होगा, फॉस्फेट के जरिए अटैच होगा, फॉस्फेट के जरिए अटैच होगा। शुगर और फॉस्फेट का जो बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये कि शुगर नाइट्रोजनस वाला बॉन्ड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो बॉन्ड है वो जो एस्टर बॉन्डिंग है, ठीक है। बल्कि एस्टर के बजाय आप इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फास्फोरस, अब एक फास्फोरस है नीचे, फिर इस फास्फोरस के जरिए एक और शुगर आएगा। यहाँ पर आप देख ले, एक और शुगर आ गया। शुगर के साथ क्या आया, फास्फोरस। यहाँ पर क्या आएगा, नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पर फिर एक और शुगर है, उसका नाइट्रोजनस बेस और शुगर और फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड इसको हम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनके दरमियान फिर बॉन्डिंग। यहाँ पर भी क्या था, बॉन्डिंग। अब ये क्या है, बॉन्डिंग हो रहा है। इसी तरह नीचे जाकर फिर से हमारे पास क्या होगा, फिर एक फास्फोरस आएगा, फिर हमारे पास एक शुगर आएगा, शुगर और एक शुगर हमारे पास दूसरे शुगर के साथ एक फास्फोरिक एसिड के जरिए जुड़ेगा। फिर ये फास्फोरिक एसिड हमारे पास, ये तो ठीक है जुड़ गए। यहाँ पर ये जो है इस शुगर के साथ यहाँ पर क्या अटैच है, यहाँ पर इसके साथ अटैच है नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पर, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर में बताया, यहाँ पर एक दूसरे शुगर का नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, वो दूसरा शुगर है, यहाँ पर क्या है, उसका फास्फोरस अटैच, फास्फोरिक एसिड। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। मैंने दो चीजें बताई, मैंने कहा अगर एडेनिन थाइमिन थे तो डबल बॉन्डिंग, अगर साइटोसिन और गवानीन थे फिर ट्रिपल बॉन्डिंग होगा। ये तो ये बॉन्डिंग हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉप होगा। ये पर मैं इसको अलग कर देता हूं आपके सामने, ये हमारे पास ये अलग स्ट्रक्चर इस तरह, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह होता है कि शुगर और दूसरे शुगर के साथ अपने ही स्ट्रैंड में, इस स्ट्रैंड में ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक स्ट्रैंड में, ये जो ब्लैक स्ट्रैंड है ना, यहाँ पर आप देख ले, अगर मैं यहाँ पर एक शुगर ड्रा करता हूँ, शुगर है ना, शुगर है, ठीक है। यहाँ पर शुगर का क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, तो दूसरे शुगर का यहाँ पर एक दूसरा शुगर भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक दूसरा शुगर आएगा, यहाँ पर क्या है, शुगर आएगा। अब उस शुगर का ये नाइट्रोजनस बेस, ये इस शुगर का ये है। अब ये दोनों यहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर एक शुगर आया, यहाँ पर भी एक शुगर आया, इनका नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर जुड़ेंगे,
इनके नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर ये बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ तक इस तरह एक पूरा एक्सटेंड बनेगा। ये मैंने आपको ये बात समझाई, ये वीडियोस आपने याद रखनी है, ये चीजें आपने समझनी है। एक और एक पॉइंट आपको बता दूं एक्स्ट्रा कि हमारे जो जर्म लाइन सेल है, ठीक, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जैसे हमारे पास स्पर्म सेल है, वहां पर इन जेनेटिक मटेरियल का जो नंबर है वो हाफ है। मैंने क्या कहा, मैं यहां पर लिखता हूं कि जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल, अभी देख ले, अगर मैं सेक्सुअल सेल की बात करूं, ठीक है, सेक्सुअल सेल स्पर्म सेल की अगर मैं बात करूं, सेक्सुअल सेल की अगर मैं बात करूं, किसकी, सेक्सुअल सेल की, वहां पर हमारे पास क्या होगा, ये हाफ नंबर होंगे, यानी हम में 23 होंगे, ठीक है। अगर मैं सोमेटिक सेल की बात करूं, यानी अगर मैं हाथ के सेल की बात करूं, तो हाथ के सेल में हमारे पास क्या होंगे, हमारे हाथ के सेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम, यहाँ पर सेक्सुअल सेल में यानी स्पर्म में एग में हमारे पास 23 होंगे। लेकिन सोमेटिक बॉडी सेल, सोमेटिक हम किसको कहते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉडी, नॉर्मल इसके अलावा जो बॉडी सेल्स है उनमें हमारे पास क्या है, कंप्लीटली मौजूद है। अच्छा, एक साइंटिस्ट था, इसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसने ये जो बॉन्डिंग होता है ना एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन ग्वानिन के दरमियान, उसने ये बॉन्डिंग के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दी, यानी इसको मुतारिफ करवाया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसका नाम क्या था, एरविन चरगॉफ। आपने इसका नाम याद रखना है। यहाँ पर मैं एक और साइंटिस्ट का नाम लिखता हूँ, एरविन चरगॉफ। एरविन चरगॉफ एक साइंटिस्ट है जो क्या करवाता है, जो इंट्रोडक्शन करवाता है, किसके हवाले से, जो इंट्रोडक्शन करवाता है, कहता है कि एडेनिन और थाइमिन कैसे मिलते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन कैसे मिलते हैं, वो ये बात करता है। इसने इन दोनों की क्या करवाई, इंट्रोडक्शन करवाई, साइटोसिन ग्वानिन और एडेनिन थाइमिन की एरविन चरगॉफ ने करवाई। एक और पॉइंट आपने यहाँ पर लिखना है, एक और पॉइंट वो ये है हमारे पास, ये जो दो स्ट्रैंड्स हमारे पास डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स है, इनका जो ग्रोथ होगा वो अपोजिट होगा एक दूसरे के अंदर। यानी अगर ये स्ट्रैंड इस तरफ ग्रो है, ये दूसरा स्ट्रैंड नीचे ग्रोथ करेगा। यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटी पैरेलल, आपने लिखना है कि द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स में यहाँ पर लिखूंगा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स में यहाँ पर क्या लिखूंगा, आपके सामने लिखूंगा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। ये एक बात आपको याद रखनी है। दूसरी आगे मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिखूंगा, अगर आपसे कोई कहे, अगर आपसे कोई कहे कि अगर मेरे पास एडेनिन की जो, अगर मेरे पास एडेनिन हमारे पास 10 दाने हैं, 10 नंबर है, 10 पेयर है, तो फिर थाइमिन कितने होंगे। फिर अगर मेरे साथ साइटोसिन है ना, साइटोसिन अगर वो 20 है तो फिर ग्वानिन कितने होंगे। मैं यहाँ पर इससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर अगर हमारे पास एडेनिन आता है और यहाँ पर हमारे पास थाइमिन आता है, या साइटोसिन यहाँ पर आता है या यहाँ पर ग्वानिन आता है, ठीक है, साइटोसिन यहाँ पर आता है, ठीक है, और ग्वानिन यहाँ पर आता है, आपको पता होना चाहिए कि इनकी रेशियो हमेशा सेम रहेगी। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर एक और बात लिखता हूँ, मैं कहता हूँ अगर एडेनिन, मैं यहाँ पर आपके सामने एक और बात लिखता हूँ, एडेनिन, मैं कहता हूँ अगर एडेनिन हमारे पास 50 है, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो थाइमिन है, थाइमिन हमारे पास है, थाइमिन भी हमारे पास 50 होगा। मैं कहता हूं अगर साइटोसिन हमारे पास, मैं कहता हूं अगर साइटोसिन हमारे पास क्या है 20 है, तो हमारे पास ग्वानिन भी हमारे पास क्या होगा, 20 होगा। मेरा ये बात है, यानी द रेशियो ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस व्हिच आर अटैच्ड यानी बॉन्ड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे बेस में, यहाँ पर जो एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए, इन दोनों की रेशियो हमेशा सेम रहेगी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन एंट्री पॉइंट के हवाले से एमसीक्यू में भी इस बार आया था, एमडीके 2024 में। यहाँ पर एक एमसीक्यू जिस तरह पूछा गया कि अगर हमारे पास एडेनिन, एडेनिन अगर नाइट्रोजनस बेसिस का क्या हो 14% हो, तो फिर आप बताइए कि हमारे पास जो ग्वानिन है, ग्वानिन का परसेंटेज कितना होगा। ग्वानिन का परसेंटेज आपने बताना है। ये एमसीक्यू आया था, अभी आएगा अगले साल 2025 में भी आएगा, ठीक है, पैसी और इंडिकेट दोनों वालों के लिए, ठीक है। ये आप देख लें, एडेनिन अगर 14% है, तो मैंने आपको बताया था एडेनिन अगर 14%, तो इसका जो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होता है ना, मैंने कहा एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है, ये कभी नहीं बदलते। तो एडेनिन अगर हमारे पास 14% है, तो जाहिर सी बात है जो ग्वानिन होगा, ग्वानिन हमारे पास, तो ग्वानिन भी कितना होगा, 14% होगा। तो ये टोटल कितना हो गए, 28% हो गए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। आगे आप देख ले, फिर हमें अब से पूछा गया, हमसे हमें दिया है एडेनिन 14%, ग्वानिन दिया है, तो 28% हो गए। तो एडेनिन देख ले, यहाँ पर सॉरी ये बात याद रखना, यहाँ पर देख ले एडेनिन के साथ कौन आएगा, थाइमिन आएगा, ठीक है, एडेनिन के साथ कौन आएगा, थाइमिन, ठीक है, थाइमिन भी 14% है।
ये देख एडेनिन 14%, थाइमिन भी 14% हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, ग्वानिन। ग्वानिन का जोड़ा कौन है? जोड़ा जो ग्वानिन के साथ हमेशा आता है वो साइटोसिन है। तो ये 28%, तो ये दोनों निकल गए। अब बच कितना गए? अब टोटल हमारे पास क्या 100% आता है ना, 100 से आप 28% निकालें, 28 बचता है 72। तो 72 जो है मतलब ये कि 72 हमारे पास परसेंटेज कितना है, किसका है? साइटोसिन और ग्वानिन का है। एडेनिन और थाइमिन तो इस 14 में गुजर गए, बराबर है, हम कहते हैं ना, हमें ही दिया था 14, तो इसका जो इसके साथ जुड़ा है वो भी 14 है। 28 तो गए, 72 बच गए। अब इस 72 में हम दो में डिवाइड करेंगे, देखे एक साइटोसिन भी है, एक ग्वानिन भी है, ठीक है। यानी 72 का अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास कितना बचता है? 36 36 36 36। अगर हमारे पास यानी इसमें साइटोसिन हमारे पास, साइटोसिन अगर हमारे पास 36 है, साइटोसिन अभी हमारे पास 36 है, तो ग्वानिन कितना होगा? वो भी 36 आएगा। क्योंकि इस 72 को आप जब 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों के लिए बराबर है ना, हमने क्या कहा था, दोनों बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पर ये दोनों 14 14 है। तो ये हमारे पास क्या होगा? 36 36 आ गए। तो ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, स्टार यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये आपको याद रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है लेक्चर के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं अगले एक मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक्स।